S.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 30th. A metal sphere of radius 1 millimeter and mass 50 milligram falls vertically in glycerin. Find. तो हमें यहाँ पे A, B, C पार्ट करने हैं. तो A पार्ट में कहा है the viscous force exerted by the glycerin on sphere when the speed of the sphere is 1 centimeter per second. तो इस 30th न्यूमेरिकल में यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन दिया हुआ लिक्विड दिया हुआ है एक ग्लिसरीन लिक्विड होगा और इस ग्लिसरीन में यहाँ पे एक मेटल बॉब रखा हुआ है. इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे चला जाएगा. अब ये जो बॉब होगा उसकी रेडियस दी हुई है हमें 1 मिलीमीटर और उसका मास दिया है 50 मिलीग्राम. इस तरह का बॉब वो जब नीचे चला जाएगा उसकी वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड. वो स्पीड जो होगा तब यहाँ पे हमें कहा है कि विस्कस फोर्स फाइंड करो, विस्कस ड्रैग फाइंड करो. अब ये विस्कस ड्रैग क्या होगा? जैसे कि पहले इनिशियली एक जो ग्लिसरीन होगा, जो भी कोई लिक्विड होगा वो स्टिल होगा, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी, स्टैटिक होगा. और जब मेटल यहाँ पे रखते और छोड़ देते तो ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाएगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ जो भी मटेरियल होगा वो. अब बॉब से उसकी डेंसिटी कम होगी इसलिए वो बॉब नीचे चला जाएगा ग्रेविटी के कारण. तो पहले तो ये वाटर सब, ये जो ग्लिसरीन है लिक्विड सब स्टिल वाटर था, स्टिल था. तो ये जब नीचे चला जाएगा तो एक ग्लिसरीन नीचे चला जाएगा, मतलब इस ग्लिसरीन को भी वेलोसिटी आएगी. अब एक ग्लिसरीन जैसे से नीचे चला जाएगा उस बॉब के साथ, मतलब ये जो सरफेसेस है वो सरफेसेस इसके कांटेक्ट में जो भी ग्लिसरीन आएगा उसे नीचे की डायरेक्शन में ड्रैग करेगा. तो वो ग्लिसरीन उसके साइड में जो ग्लिसरीन होगा उसे ड्रैग करेगा. तो वो साइड वाला ग्लिसरीन नीचे आएगा लेकिन उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, मतलब उसके डायरेक्ट नीचे वाला जो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसमें साइड जो होगा वो ग्लिसरीन की वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी. वो ग्लिसरीन भी उसके साइड में जो स्टिल होगा, जो शांत लिक्विड है जहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, उस लिक्विड को नीचे खींचेगा तो उसकी वेलोसिटी भी थोड़ी सी कम होगी लेकिन वो भी वेलोसिटी अटेन करेगा, उसके साइड वाला भी वेलोसिटी अटेन करेगा. तो इस तरह से अगर हम इमेजिनरी यहाँ पे लेयर्स बनाते हैं तो हर लेयर की एक वेलोसिटी अलग अलग होगी. अब दो लेयर की वेलोसिटी अगर अलग अलग होगी तो उस लेयर में फ्रिक्शन होगा. एक लेयर और दूसरा लेयर, इनकी वेलोसिटी अगर अलग अलग होगी तो उनके लेयर के बीच का जो सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन होगा. और फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है. अब इस लिक्विड में वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जो लेयर के बीच में अपोज करने का काम करता है, उनके रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स. तो वो विस्कस फोर्स कितना ये हमें फाइंड करना है. अब ये जो विस्कस फोर्स कितना फाइंड करना है वो डिपेंड किस पर होता है? तो ये जो लिक्विड होता है उस लिक्विड कौन सा है इस पर डिपेंड होगा. मतलब यहाँ पे ग्लिसरीन है या हनी है या वाटर है, उसके विस्कोसिटी पर डिपेंड होगा. मतलब इसकी विस्कोसिटी ज्यादा उतना ए फोर्स ज्यादा होगा. ये मेटल बॉब जो रखा हुआ है जितनी उसकी साइज ज्यादा उतना उसका लेयर का एरिया ज्यादा, तो उतना वो ज्यादा विस्कस फोर्स होगा. यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप छोड़ते हैं तो विस्कस फोर्स कम होगा, बड़ा बॉब होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा. मतलब ये फोर्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी साइज, मतलब उसकी रेडियस. आल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे जो ये वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी. जैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी कुछ देर बाद वो वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम होगा क्योंकि यहाँ पे उस वेलोसिटी जैसे बढ़ती जाएगी, बाद में ये वाटर भी उसे अपोज करेगा तो बढ़ने का रेट कम होगा. तो बाद में वो मैक्सिमम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गिरेगा. वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है टर्मिनल वेलोसिटी. तो वो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब उसके बाद जो मैक्सिमम वेलोसिटी से वो गिरेगा यहाँ पे, तो वो होती टर्मिनल वेलोसिटी. वो जितनी ज्यादा उतना ड्रैग भी ज्यादा, मतलब वेलोसिटी जितनी ज्यादा इस बॉब की फाइनली जो वेलोसिटी अटेन की वो वेलोसिटी जितनी ज्यादा उतना वो विस्कस फोर्स भी ज्यादा, मतलब वेलोसिटी जितनी ज्यादा उतना विस्कस फोर्स ज्यादा. तो तीनों को अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी. अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे कांस्टेंट की तो वो कांस्टेंट होता है 6 पाई और ये ईटा आर वी. तो इस तरह से ये विस्कस फोर्स इतना होगा. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इस न्यूमेरिकल हमें हो जाएगा इसका ए पार्ट.
तो ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 6, पाई की वैल्यू 3.40 और ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो कितनी आएगी 8 पॉइंट दी हुई है। तो ये सीजीएस यूनिट है, उसका एम कैस करना है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 0.8 और ईटा हो गया। अब आर रेडियस दिए 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और वी टर्मिनल वेलोसिटी दिए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो ये एफ इज इक्वल टू, अब ये 80 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 4 जा 30, इसे 80 से मल्टीप्लाई करेगा 8 2 जा 32, 3 8 1 जा 8 9 10 11 और 8 3 जा 24 और 8 25। फिर ये 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 2 जा 12 1 6 1 जा 6 7 6 5 जा 30 3 6 2 जा 12 13 14 15 और ये 2 के बाद डेसिमल ये 3 और ये -6 -8 10⁻⁸ न्यूटन। तो इसे लिखेंगे हम 1 2 3 4, तो F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये होगा विस्कस फोर्स, ये होगा विस्कस फोर्स। बी पार्ट में कहा है कि द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्लिसरीन ऑन द स्फीयर। तो बी पार्ट में कहा है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कोई भी बॉडी, सॉलिड बॉडी अगर इस लिक्विड में हम इमर्स करते हैं तो उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना लिक्विड यहाँ पे बाहर आ जाएगा, उतना लिक्विड वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम आउटलेट लगाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम का लिक्विड बाहर चला जाएगा, डिस्प्लेस होगा। अब उस लिक्विड का जो वेट होगा उतना बायंट फोर्स होगा, उतना बायंट फोर्स होगा। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है कि जितना लिक्विड बाहर आता है डिस्प्लेस होता है उसका वेट इज इक्वल टू बायंट फोर्स होगा वो। अब ये जो बायंट फोर्स है वो फाइंड करना है हमें, मतलब ये बायंट फोर्स क्या आएगा, बी पार्ट करना है। तो ये बायंट फोर्स क्या आएगा, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट, इसका वेट मतलब उसका mg, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। अब ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल किए हैं, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। अब ये मास मतलब कितना, वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी इंटू जी। ये डेंसिटी किसकी, तो लिक्विड की डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना है, तो जो मेटल स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो वो वॉल्यूम जो मेटल स्फीयर का है मतलब इसकी वैल्यू आएगी 4/3 पाई r³, लेकिन ये डेंसिटी लिक्विड की रहेगी इंटू जी, तो इतना आएगा बायंट फोर्स। तो इसमें वैल्यू पुट करना है तो बायंट फोर्स मिलेगा, मतलब वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा जो क्वेश्चन में कहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये 4 पाई की वैल्यू 3.40, रेडियस दी हुई है 1 मिलीमीटर, तो 1 अब 10⁻³ ये मीटर हो गया, लेकिन ऐसा 3 टाइम्स करना है क्यूब, तो ये इंटू 3 टाइम्स करना है, मतलब ये आएगा 9। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ये ग्लिसरीन दी हुई 1260 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू 9.8 और ये डिवाइड बाय 3। तो ये 3 डिवाइड करेगा पहले, तो ये 3 यहाँ से यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो 3 4 जा 12 3 2 जा 6 ये आ गया। अब ये सबका मल्टीप्लिकेशन करते रहना है। तो ये 4 इंटू 3.14 किया तो ये आंसर आया। इसे अब 420 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। अब ये 2 डेसिमल यहाँ पे डेसिमल आएगा, और फिर 10⁻⁹ करेंगे, और ये यहाँ पे 10 ले लेते जी की वैल्यू, तो फिर ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा, और फिर 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल देंगे तो 5.2752 इंटू 10⁻, ये 4 शिफ्ट किया, 1 2 3 4 शिफ्ट किया तो 10⁻⁵ बचा। मतलब ये बायंट फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो होगा 5.2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन।
सी पार्ट में कहा है कि द टर्मिनल वेलोसिटी विथ विच द स्पेयर विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली पार्ट ए में हमने जो वेलोसिटी कही थी कि ये बॉब जो जिस स्पीड से आ रहा था वो 1 मीटर पर सेकेंड, उस वेलोसिटी के लिए हमने वो सॉल्व किया था। यहाँ पे जब रखा था उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जब 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा उस टाइम पर वहां पे विस्कस ड्रैग कितना है ये हमने फाइंड किया था पार्ट ए में। उसके बाद भी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मतलब जिसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वो वेलोसिटी जो होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जैसे एक बॉब रखा हमने, ये इमर्स होगा तो वहां पे इसके ये नीचे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे mg फोर्स है। अब ये बायंड फोर्स भी रहेगा यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि बायंड फोर्स जो होता है वो ऐसे अपथ्रस्ट भी कहते हैं, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। और ये जैसे विस्कस ड्रैग वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे तो 0 ही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो ये फोर्स कांस्टेंट, ये फोर्स भी कांस्टेंट, क्योंकि एक बार ये बॉब इमर्स हुआ तो फिर इसकी साइज तो उतनी ही रहेगी, उतना ही वॉल्यूम रहेगा, तो डिस्प्लेस लिक्विड तो उतना ही रहेगा, तो बायंड फोर्स उतना ही रहेगा, मतलब ये दोनों फोर्स कांस्टेंट है। तो जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी ये फोर्स भी बढ़ेगा। अब ये फोर्स बढ़ेगा मतलब इस वेलोसिटी के अपोजिट है, तो उस वेलोसिटी को अपोज करेगा, मतलब वेलोसिटी जो बढ़ने का रेट है उससे अपोज करेगा, मतलब एक्सेलरेशन कम करेगा। तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा जैसी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक टाइम पे ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतनी वेलोसिटी बनेगी कि ये फोर्स उससे बढ़ने का रेट कम करेगा, मतलब एक्सेलरेशन को बैलेंस करेगा, उससे कम करेगा। वहां पे जो वेलोसिटी आएगी कि जिसके बाद ये वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जब 0 होगा, उस वेलोसिटी को कहेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब ये इक्विलिब्रियम आ रही है कि जिसके कारण डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स बन रहा है, मतलब ये एट इक्विलिब्रियम ये अपवर्ड फोर्स Fb प्लस Fv इज इक्वल टू होगा mg। अभी बायंड फोर्स कितना होता है, तो हमने बी पार्ट में देखा कि वो होता है वो आपका mg, उस डिस्प्लेस लिक्विड का मास इंटू जी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम कितना है, तो ये स्फीयर का वॉल्यूम पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये बायंड फोर्स कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आएगा वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी, ये आया बायंड फोर्स। एफ वी वो भी पार्ट ए में देखा हमने, वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। और एम जी तो ये बॉब का मास होगा, तो बॉब का वॉल्यूम इंटू डी, ये बॉब की डेंसिटी, और जी, और वॉल्यूम कितना है, तो बॉब स्फीयर है तो उसका 4/3 पाई आर क्यूब, तो वी के जगह पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये हुआ वॉल्यूम। डेंसिटी फिर डी लिखते हैं और ये जी लिखते हैं। तो हमें फाइंड करनी है ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी, ये फाइंड करनी है। तो ये टर्म यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इस साइड में भेज दिया, इंटू ये जी, अभी कॉमन टर्म भी बाहर ले लिया, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बड़े से छोटा माइनस करेंगे तो ये डी से ये माइनस करेंगे, डी माइनस रो इंटू जी, ये साइड यहाँ पे भेज दी और ये यहाँ पे भेज दिया, तो ये आएगा इज इक्वल टू, एक्चुअली ये यहाँ पे, तो ये इस साइड में भेज देंगे, तो ये आएगा और ये 6 पाई ईटा आर वी। अब ये वी चाहिए, तो ये बी से डिवाइड होगा, तो ये वी इज इक्वल टू आएगी 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस रो जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। तो ये आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो v इज इक्वल टू ए आर, इसका ये स्क्वायर बनेगा और ये पाई चला जाएगा, और ये 2 2 जा 4, 2 3 जा, और ये 3 भी नीचे, मतलब ये आएगा 2/9 पाई चला गया, यह आएगा आर स्क्वायर, ये डी माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाय यहाँ पे ईटा। फॉर्मूला बन जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये फॉर्मूला यूज करना है अगर एक डेटा हमें दिया हुआ है तो, लेकिन जहां तक ये
टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इस तरह से v बना सकते हैं। विस्कोसिटी अगर पूछते हैं तो ये जस्ट यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 2/9 r स्क्वायर डेंसिटी ऑफ मटेरियल बॉब माइनस ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड g डिवाइडेड बाई टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस तरह से ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन यहाँ पे ये डेटा डिसाइड करेगा। अब डेटा में यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मटेरियल नहीं दी हुई है, मास और रेडियस दी है, तो ये फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर इस तरह से पूरा डेटा नहीं दिया है तो इजी वे होगा कि यहाँ पे mg ही रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी पहले फाइंड करनी पड़ेगी, फिर वैल्यू पुट करके हम फाइंड करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही कॉन्सेप्ट होगा कि AFV इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये m को अगर इसके डेंसिटी के फॉर्म में लिखे तो डेंसिटी डेटा नहीं है, तो ये v फाइंड करना है। तो mg को इस साइड में भेज देते, तो ये 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू इसे इस साइड में भेज दिया, तो ये mg माइनस ये 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड g। तो यहाँ पे आएगा 6 पाई ईटा आर, तो ये आएगी वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो m मास दिया हुआ है इसका 50 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम। इन केस में केज में करना है तो के और 10⁻³ मतलब ये आएगा 10⁻6। m g के लिए 10 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू r रेडियस 1 मिलीमीटर उसका क्यूब, तो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर और उसका क्यूब मतलब 9। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुए 1260 और g डिवाइडेड बाय 6 अगेन पाई 3.14 इंटू ईटा, ईटा मतलब 8 पॉइंट्स। तो ये 0 इसे एम केस में करना है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेडियस r इज 1 इंटू 10⁻³ तो इस तरह से ये डेटा दिया हुआ है। ये यहाँ पे v इज इक्वल टू ये आएगा 50 और ये -6 -5 -4, तो 5 इंटू 10⁻⁴ ये माइनस, और ये हमने पार्ट बी में किया था तब आंसर आया था 5.2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई ये। तो ये हमने पार्ट सी में यहाँ पे किया था सिर्फ 6 पाई ईटा आर, और यहाँ पे v था, और v कितना था, तो वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² जब था तब ये आया था 1.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये यहाँ पे नहीं लेना है, मतलब 10⁻² नहीं लेना है, तो ये आएगा 10⁻²। तो अब ये कैलकुलेशन करना है, तो ये v इज इक्वल टू ये 5 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पे भी 10⁻, अगर 5 करते तो 50 बन जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁴ करना है तो ये यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो -0.52 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई ये 1.5 इंटू 10⁻²। तो v इज इक्वल टू 5 माइनस 0.52 इंटू 10⁻⁴ और ये डिवाइडेड बाई 10⁻², और ये 1.5। तो इनका सब्ट्रैक्शन आएगा ये 8 और ये 6, तो 4 और ये 4 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻², ये ऊपर चला गया तो +2, ये -2 बनेगा। अब ये इसे डिवाइड करेगा तो ये यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट किया तो ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, मतलब ये v इज इक्वल टू 44.8 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻²। तो v इज इक्वल टू 15 टू द 30, तो 44 माइनस 30 आएगा 14। तो ये डेसिमल दिया तो ये, तो फिर 15 9 जा 135, तो ये 313, ये डेसिमल दिया तो इतना, तो इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड।
मतलब वेलोसिटी आएगी 2, ये 2 डेसिमल, ये सेंटीमीटर में करेंगे तो 2.9 और 8 भी है यहाँ पे, तो 2.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड